44 के करीब उनकी यूनिकॉर्न्स बनी थी, $44 बिलियन। और हम जलील हो रहे हैं $1 बिलियन के लिए IMF से। और फिर माय न्यू पैशन इज ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के मशीन लर्निंग, AI, ब्लॉकचेन को किस तरह से हम उसके यूज केसेस पाकिस्तान के लिए हम कर सकते हैं एट अ नेशनल लेवल। क्योंकि मुझे लगता है IT एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक बंदा भी मुल्क की किस्मत को चेंज कर सकता है। कोई तो ऐसी चीज़ हो जिसमें हम कहें कि हम लीड कर रहे हैं दुनिया। इट इज़ ओनली IT नाउ विच कैन सॉल्व पाकिस्तान फाइनेंशियल प्रॉब्लम ओनली। एंड IT में आप डायरेक्ट डॉलर्स आते हैं। फैज़ अहमद फैज़ के इतने शेयर सुनाए कि शी कन्विंस के उन्होंने मुझे एडमिशन दी। आई गॉट जस्ट इन लव विद डूइंग कैलीग्राफी। अपनी विजन को ब्रॉड रखना, अपने दिल को बड़ा रखना, वो ज़िंदगी का सबसे अहम जो है वो चीज़ होनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अली हसनैन। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमारे साथ मौजूद है इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी डॉक्टर शुएब खान। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टुडे। और मैंने सोचा कि आपसे ज़रा हम आज कुछ सीखते हैं। इस साल का मेरा प्लान ही है कि मैंने सीखना ज़्यादा है और बोलना कम है। तो व्यूअर्स, डॉक्टर शुएब इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। ये माशाल्लाह हमारे नस्ट के प्रोफेसर भी रहे हैं और उसके अलावा इन्होंने हाईटेक कंपनीज लाइक इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ स्टार्ट की और उसके बाद अब ये केयर को लीड कर रहे हैं एज अ CEO। ही इज़ ऑल्सो चांसलर ऑफ सर सैयद केयर यूनिवर्सिटी एंड along with that he is also working on the calligraphy side and he is also poet। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग जो आज हम अनकवर करेंगे इनसे गपशप के दौरान। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि while I just gave a brief introduction of yourself, what amazes me is your energy। जो हम देखते आ रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी डेज से, जब आप हमें पढ़ाते थे तभी आप you used to be very energetic and still you're not stopping, you're getting better and better at it। तो how do you manage all of that? मेरे ख्याल दो चीज़ें हैं। एक तो वो जिस तरह से मैंने एक बुक पढ़ी थी डाई एम्प्टी कि एनीथिंग गुड यू हैव वो आप लाजमी आगे पहुंचाएं, ट्रांसफ़र करें, फ्यूज़ करें लोगों में। कि ये गुडनेस शुड जस्ट लिव, इट मस्ट नॉट डाई विद यू। सो वंस यू डाई एम्प्टी। तो एक तो ये मोटिवेशन होती है कि कुछ भी हम कर सकते हैं, किसी के लिए भी उसको करना चाहिए। और दूसरा डूइंग सो मैनी थिंग्स। तो मुझे आमतौर पे वो जगलर की वो मिसाल होती है कि वो 10 बॉल्स को उछाल रहा होता है, किसी को गिरने नहीं देता। क्योंकि मेक श्योर करता है कि दोस्त के हमेशा हाथ में जो कि और वो सो यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स बाय प्लानिंग and by just making sure that you give attention to all of them at the same time, and something is just taking its time, and when it requires your attention you give it proper attention। तो इस तरह से बस अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक चल रही है ज़िंदगी। तो हम काम कर रहे हैं। So that's the source of your inspiration। तो सर ये जो केयर है, केयर में आप क्या कर रहे हैं? What is it that you're doing in care? केयर में हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। Okay। तो केयर में मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारा डिजिटाइज जो एयर स्पेस पाकिस्तान की हमने की, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें द इंटायर एयर स्पेस इज डिजिटाइज, विच मीन्स ऑल द रेडार्स एंड ऑल द अदर एसेट्स विच आर देयर टू प्रोटेक्ट आवर एयर स्पेस, उनकी डिजिटाइजेशन है। उसमें AI, मशीन लर्निंग और किस तरह से कोई थ्रेट की परसेप्शन किस तरह से होती है और उसके ऊपर एक जो स्ट्रैटेजी बनती है वो किस तरह से बनती है। तो दिस इज समथिंग जो कि हम कई सालों से उसके बिकॉज बिग प्रोजेक्ट विच, और उसमें फिर सारी जो डिजिटाइजेशन में हमने अपने राउटर्स बनाए हैं, हमने अपने स्विचेस बनाए हैं, हमने रेडार डेटा एक्सट्रैक्टर्स बनाए हैं, मोबाइल कमांड पोस्ट होती हैं, वो सारा सिर्फ टर्न की प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग फॉर लास्ट मेनी ईयर्स। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग काम है जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कैमरा की डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी अमेजिंगली इंटरेस्टिंग काम है। फिर उसके अलावा हमने शिफा के साथ, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ एक कंपनी बनाई है शिफा केयर के नाम से। तो हम हेल्थ केयर के बहुत सारा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। फिर हम IoTs के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटो लोडर्स वगैरह के ऊपर हमने काम किया है। और फिर माय न्यू पैशन इज़ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन
ब्लॉकचेन के मशीन लर्निंग, एआई, ब्लॉकचेन को किस तरह से हम उसके यूज़ केसेस पाकिस्तान के लिए हम कर सकते हैं एट अ बिगर, एट अ नेशनल लेवल। सो उन चीज़ों में मैं इस वक्त लगा हुआ हूँ, कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, बिकॉज जस्ट ख्वाहिश ये है कि वी शुड बी अहेड ऑफ द कर्व इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग एंड देन कैचिंग अप। तो हम किस तरह पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी कर सकते हैं कि हम कहें वी आर अहेड ऑफ द कर्व, तो हम आगे हैं बाकी दुनिया से। तो ये एक और मेरी ख्वाहिश है बहुत, अल्लाह ताला कामयाब करे। इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्म की टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं हमने, तो उनको कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझ आ जाए। एक्सीलेंट सर, दिस इज़ ग्रेट। और वेल यू हैव जस्ट मेंशन्ड ब्लॉकचेन, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे व्हाट इज़ ब्लॉकचेन इन द सिंपलेस्ट टर्म्स। जी। अच्छा, ब्लॉकचेन वैसे तो शुरू ही लोगों को काइंड ऑफ अ मिसकंसेप्शन होता है कि इट इज़ बिटकॉइन या ईथर्स या इथेरियम या क्रिप्टो करेंसी है जो कभी क्रैश होती है, कभी वो वैल्यू करने तो इस बड़े स्विंग वो करती है। लेकिन ये जो सारा एक टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अबाउट के एक समझ लें कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है अगेंस्ट सेंट्रलिटी, अगेंस्ट सेंट्रल कंट्रोल, अदर इंटरमीडियरीज। तो सबसे पहले जो इसका जो टारगेट था वो बैंक्स थे कि किसी तरह से बैंक्स को ख़त्म करके पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो सकें पैसों की। एंड देन इसको जो एक ये जो आई कॉल दिस अ स्नोबॉल इफेक्ट। सो एवरीबडी स्टार्टेड लाइक थिंकिंग अबाउट दिस। फिर उन्होंने देखा कि ये जो मोनार्कीज़ हैं ये तो हर जगह कायम हुई हैं। आप फेसबुक को देख लें, आप गूगल को देख लें, आप ट्विटर को देख लें कि ट्विटर वन टाइम किक द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। डोनाल्ड ट्रंप को उसने उठा के उसको जो है ना उठा के बाहर फेंक दिया था ट्विटर ने। तो लोगों का ये हुआ कि भाई हम इस जो सेंट्रल कंट्रोल है, बिकॉज यू गिव अनलिमिटेड पावर, तो इसको किसी तरह से ख़त्म करें और इसकी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी गवर्नेंस ऐसी हो जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए। और फिर नाउ स्टार्टेड सीइंग कि जी Web3 का भी यही कॉन्सेप्ट है, आपकी स्टोरेज हो गई, आपका सोशल मीडिया के इंटरेक्शंस हो गई। इफ़ आई नीड टू टॉक टू यू एंड वी हैव 5 फ्रेंड्स, व्हाई डू वी नीड फेसबुक? व्हाई कांट अ सॉफ्टवेयर टेक्स केयर ऑफ आवर रिलेशनशिप एंड वी आर जस्ट ओनर ऑफ आवर ओन कंटेंट दैट वी आर लोडिंग। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, और फिर आपने देखा एवलॉन्च ऑफ कंपनीज हैं जो Web 3.0 पे काम कर रही हैं। फिर ये जो क्रिप्टो करेंसी से बैंक्स वर ऑल्सो थ्रेटेड, दे डिसाइडेड टू हैव देयर ओन डिजिटाइज मनी, जिसको CBDC कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। फिर उससे ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनाइजेशन, वाई देयर शुड बी अ CEO, CFO, वाई नॉट के पीपल, द गवर्नेंस इज विद इन द वर्क दैट यू आर डूइंग। और तो वो जो है डाओ बनना शुरू हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, जो खुद से स्ट्रक्चर होंगी, खुद से चलेंगी, और उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी। इट इज़ just going to just revolutionize almost everything we do today. Excellent. And I think you're also running a course on blockchain and Web 3.0, right? बिल्कुल। So when is the next one? Because I'm going to enroll in that one. बहुत अच्छा है। आपने in easy words में explain किया कि I've got very excited. नहीं, ये बहुत, मैं तो पिछले 2 सेमेस्टर्स मैंने हर फॉल में मैं इसको ऑफर करता हूँ, एंड आई बेसिकली ओपन इट टू एवरीबडी। इंटरेस्टिंगली दिस ईयर देयर वर 11 स्टूडेंट्स फ्रॉम एसास का जो हमारा बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, 7 NESCOM से थे, सो एंड मेनी फ्यू आउटसाइड द कंट्री एज वेल। सो आई जस्ट ओपन इट बिकॉज आई बिलीव कि ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें एड ऑफ द कर्व हम पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी हो सकते हैं। एवरीबडी इज़ कैचिंग अप, एवरीबडी इज़ फाइंडिंग इंटरेस्टिंग यूज केसेस। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि कोई तो ऐसी चीज़ हो जिसमें हम कहें कि हम लीड कर रहे हैं दुनिया को। तो आई थिंक ये है, जिस तरह IT के ज़माने में हम वो सिस्टम ऑन चिप और इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमने काम किया। तो आई थिंक दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर पाकिस्तान, एंड दैट बेसिकली मोटिवेट्स मी टू मेक श्योर कि लोग इसकी इम्पोर्टेंस को और इसके पोटेंशियल को समझें और इसमें फिर वो अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करें। एक्सेलेंट, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, आपने ना यू जस्ट मेंशन्ड ET, सो ET इज इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। आई वाज पार्ट ऑफ इट, आई वाज लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। और अमेजिंग वो जो एक एनवायरनमेंट आपने बनाया हुआ था, इट स्टार्टेड फ्रॉम काइंड ऑफ अ गैरेज स्टार्टअप एंड देन इट मूव टू अवामी मरकज़ इस्लामाबाद। और मेरे हार्डली मेरे 6 to 8 months I was there, but everlasting impression it left on my career. Alhamdulillah, we learned how to work hard and really hard. All nighters कैसे लगाते हैं and अमेरिका में काम कैसे होता है, that kind of thing we learned. मेरा एक बड़ा इंसिडेंट है जो I will never forget in my life, thanks to you.
जब इंटर्नशिप आपको याद हो कि डिग्री 18 EME कॉलेज के हम लोग आए आपके पास इंटर्नशिप के लिए, सो देयर वाज अ बंच ऑफ अस दैट हु केम एंड यू वर काइंड इनफ कि हम सबको आपने इंटर्नशिप ऑफर की, और उसके बाद जब फाइनल बारी आई ना जॉब ऑफर होने की, सो आई वाज द ओनली वन लेफ्ट जिसको जॉब नहीं मिल रही थी. एंड thanks to you at that point, I think there was a human factor that came into play, that I think you said that okay, carry on. So I was offered a job as well, and that gave me a confidence booster. Later on, alhamdulillah, अल्लाह का शुक्र है कि हम चढ़ने में कामयाब हो गए पटरी पे somehow, अल्लाह का शुक्र है. But I really thank you for that. So ये जो human angle है, ये आपके अंदर कहाँ से आया है? I mean, why do you think it's important while you're doing cutting edge stuff? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो टेक्निकल डोमेन में काम कर रहे होते हैं. व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप अ ह्यूमन फैक्टर इन माइंड? आई थिंक ये होता है कि आपको क्या चीज़ ड्राइव कर रही है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट गिव्स यू एनर्जी. इज इट जस्ट लस्ट फॉर मनी और फेम, और इट इज़ समथिंग अदर दैन दैट. तो हमेशा से ये सबसे लास्ट हो रहा है. वंस इवन जब मैं EME कॉलेज में पढ़ाया भी, मैं रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम द EME बट स्टिल आई एम टीचिंग इन केस. तो उसमें हमेशा अपने ये एक कल्चर भी बनाना, इन्वायरमेंट भी डिपार्टमेंट में भी ये बनाना कि यार स्टूडेंट्स को आप सबसे पहले जो है ना ही उसके इंटरेस्ट को आप प्राइम रखें. अपने इंटरेस्ट को कभी भी उसके इंटरेस्ट से क्लैश ना होने दें. इवन इट इज़ मैटर ऑफ पब्लिकेशन, हिज ग्रूमिंग, एवरीथिंग, तो यू सेक्रीफाइस. एंड बट आयोटा भी कभी किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आपने अपने इंटरेस्ट को किसी स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर फोकियत दी है. नंबर वन तो ये एलिमेंट है. दूसरा एलिमेंट ये है कि जब हमने डिग्री 18 के ऑलमोस्ट एवरीबॉडी हु वांटेड टू वर्क फॉर ET, तो उन लोगों को हमने हायर किया. और उसमें एक आप थे, एक आयज़ा होती थी जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी स्टूडेंट. तो उनको भी हमने, क्योंकि शी वाज आल्सो ऑफर्ड अ जॉब एंड शी वर्कड एंड शी वेंट टू इंग्लैंड. तो मैंने देखा था कि आप लोगों में जो एक मोहब्बत थी आपस में. डिग्री 18 इज़ अ कोर्स परहैप्स EME की हिस्ट्री में कि जो एक उसके अंदर जो यूनिटी थी, उसके अंदर जो अपनी केमिस्ट्री थी आप लोगों की, वो जैसे एन अमेजिंग केमिस्ट्री थी. और वो मैंने बाद में लोगों में नहीं देखी कि वो किस तरह से मिलजुल के और एक काम के वक्त काम, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सारा सॉफ्टवेयर लिखा था ET में. द इंटायर सॉफ्टवेयर वाज रिटन बाय. और उसके अलावा जो है तो इट्स अमेजिंग बंच ऑफ पीपल एंड वी नेवर वांटेड कि भी उनमें से किसी को भी हम लूज़ करें. और मुझे पता था कि हर बंदा 18 का वो बहुत उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था. चाहे और वो पोटेंशियल सिर्फ आपको उसको अनकवर करने की ज़रूरत थी. और एंड दे प्रूव टू बी, यू नो, दे प्रूव्ड अस राइट. डिग्री 17 के भी लोग थे, लेकिन 18 के साथ ज़्यादा हमारी हो रही. और उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि अभी तक, हालांकि मेरा ख्याल 20-25 साल हो गए इस चीज़ को, लेकिन आप लोग अभी भी जिस तरह से यू पीपल आर टुगेदर एंड फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू बी टुगेदर, तो ये एक चीज़ है जो कि मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा होती है ज़िंदगी में. ऐसे लोग जिन पे आप भरोसा कर सकें, ऐसे लोग जिनके साथ आप खुश हों टाइम गुजार के. तो ये एक खुश नसीब लोगों को ही ये चीज़ मिलती है. एंड आई हैव थॉरली एंजॉयड वर्किंग विद डिग्री 18 स्टूडेंट्स. टोटली एग्री विद यू. ये जो चीज़ थी ना, एट दैट टाइम इट वाज ऑर्गेनिक, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं, इट्स दैट इज़ एवरीथिंग. योर नेटवर्क, योर नेटवर्थ कह लें या आप इसको वैसे कह लें. सो ब्रदरहुड जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे, एंड इट इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट इन आवर लाइव्स एज वेल. बहुत सारी चीज़ें हमारी ना इससे सॉर्ट आउट हो जाती हैं. सो एज यू मेंशन्ड कि अभी हम लोग एक वी हैव क्रिएटेड अ वेंचर जिसमें हमारे बहुत सारे लोग 18 वाले इन्वॉल्व हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. अच्छा सर, थोड़ा सा माजी के दरीचों में मज़ीद झांकते हैं. थोड़ा सा मुझे पीछे लेके चलें, बिकॉज आई नेवर न्यू बिफोर दैट कि आपने व्हाट वाज योर चाइल्डहुड लाइक, वेयर डिड यू ग्रो अप, एंड देन आपका जॉर्जिया टेक का जो सफ़र है ना, वो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें. जी, मैं लाहौर से हूँ. वैसे मैंने सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल से मैट्रिक किया था. फिर ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे जो कुछ बने जिंदगी, मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलमोस्ट द सेम ट्रैक कि फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने FSC किया. सो आई
अच्छी पढ़ाई में अच्छा था, तो मेरी 11वीं पोजीशन थी एफएससी में। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था वो आर्ट्स का, कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं मैट्रिक में भी, एक उस्ताद होते थे राना पेंटर के नाम से, उधर उनका छोटा सा खोखा था कृष्ण नगर में जहाँ मैं रहता था, तो उधर वो साइन बोर्ड्स लिखते थे। तो मैंने उनकी शागिर्दगी में आ गया। उनके साथ मैंने ये साइन बोर्ड लिखना, दीवारों के ऊपर ये वॉल चॉकिंग जो होती है ये करना, ये सीखा। तो लेकिन उन्होंने फिर, उनका बेटा था शाहिद और एक आबिद, 2 बच्चे थे, उन्होंने हमें तीनों को ले गए एक जो बैठ के कातबान मुजंग के अंदर ना एक जगह है जहाँ पे बड़े बड़े कातिब आके बैठते थे। और वो सूफी खुर्शीद रकम एक बहुत बड़े कैलीग्राफर थे पाकिस्तान के, और उनकी बस फीस वो एक मिठाई का डब्बा होती थी। तो उनकी खिदमत में हमने पेश किया और उधर वो सफ़े बिछी होती थी, और उधर जाके फिर मैंने कैलीग्राफी सीखना शुरू की। और कैलीग्राफी जो स्पेशली एक नस्तालीक ख़त है जिसमें अखबार लिखे होते हैं, ये इसकी काफ़ी इंट्रिकेसीज होती हैं, क्योंकि इसमें कलम कहीं उठाना होता है, कहीं पूरा रखना होता है, तो इसकी जो खूबसूरती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आई गॉट जस्ट इन लव विद डूइंग कैलीग्राफी। और तो एफएससी के बाद हमारे ज़माने में 1 साल से 2 साल इंतज़ार करना पड़ता था यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, बिकॉज जो हमारे से सीनियर एफएससी का बैच था वो भी अभी यूनिवर्सिटी से बाहर थे, और जो उनसे सीनियर बैच था वो अभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन हो रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ बंद रहती थी, तो एक पूरी एक पाइपलाइन सी बनी हुई थी। सो आई कुड गेट इनटू NCA, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। एक मुझे पोइट्री का बहुत शौक था, और एक मुझे कैलीग्राफी का बहुत शौक था। तो मुझे याद है उधर मैडम सलीमा हाशमी बैठी हुई थी इंटरव्यू में, तो उन्हें मैंने फैज़ अहमद फैज़ के इतने शेर सुनाए कि शी कन्विंस्ड के उन्होंने मुझे एडमिशन दिया, क्योंकि एडमिशन लेना भी वहाँ पे, क्योंकि वो एफएससी के मार्क्स को बिल्कुल वो नहीं देखते, दे वुड सी के हाउ गुड यू आर इन क्रिएटिविटी एंड आर्ट्स। तो वो जो 1 साल मैंने वहाँ पे पढ़ा, दैट वाज एन अमेजिंग ईयर ऑफ माय लाइफ, बिकॉज 1 साल वो फंडामेंटल ईयर कहलाता है एनसीए में, और उसमें वो हर चीज़ आपको सिखा देते हैं। वो ड्राइंग्स भी सिखाते हैं, स्कल्पचर बनाना भी सिखाते हैं, वो आपको डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स, आर्किटेक्चर का थोड़ा सा, तो वो हर चीज़ आपको एक, और मिक्स होते हैं सारे स्टूडेंट्स। तो वो 1 साल करने के बाद जो मैंने फिर उस चीज़ को, जो एस्थेटिक्स मैंने सीखी, उसको फिर मैंने सारी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल करता रहा हूँ। क्योंकि एस्थेटिक्स जो है वो, मतलब मैं उसको डिफ़ाइन ऐसे करता हूँ कि कोई चीज़ आदमी देखता है, जैसे आपके घर है तो हम कहते हैं बड़ा खूबसूरत है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस में होता है खूबसूरती। एक आर्टिस्ट के कॉन्शियस में होती है खूबसूरती। ही नोज हाउ कैन ही क्रिएट समथिंग कि जो कोई देखे तो कहे कि खूबसूरत है। तो वो जो एक एनसीए का जो एक स्पेशलिटी है वो ये है कि वो स्टूडेंट के सबकॉन्शियस को उनके कॉन्शियस में ले आता है। और ये एक बस दे सी द टैलेंट एंड यू नो कि एनसीए में जिस तरह के लोग माशाल्लाह से प्रोड्यूस हुए हैं, और जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो एनसीए से उन्होंने कुछ ना कुछ उनका ताल्लुक़ रहता है। तो वहाँ से लेकिन फिर मैं यूईटी लाहौर में आ गया। ओके, सो क्वाइट अ शिफ्ट आफ्टर डूइंग 1 ईयर, बिकॉज आई वॉज डूइंग आर्किटेक्चर। तो मेरे फादर भी उस वक्त कन्विंस नहीं थे कि ये कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप, उस ज़माने में लोग आमतौर पे बहुत ज़्यादा, अभी तो आर्किटेक्ट्स माशाल्लाह दे आर रियली मेकिंग प्रोफेशनली दे एक्सेल, बट उस ज़माने में कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। माई फादर मेड मी मीट विद couple of architects and everybody advised me कि if you have an option, तो so I went to UET लाहौर। तो यूटी भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई जाके ऑनेस्टली। सो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने की। सो उधर से मैं कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में चला गया, और वो आई रियली लव्ड इट, बिकॉज वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ का जो माहौल था, और वहाँ से जो कुछ सीखा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गोल्ड मेडल लिया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ली, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी ली। तो उधर से फिर पढ़ाई का वैसे ही शौक़ था, लेकिन वो जो पॉलिश हुए सी में जाके जो उनकी ग्रूमिंग थी, और फिर कुछ करने का ये था कि हम कुछ करके दिखाएं, और दैट टुक, और फिर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया कि यार आगे पढ़ना है किसी तरह से। तो गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन, जहाँ पे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने ऑफ़र की है, और मुझे था कि मैंने स्कॉलरशिप ज़रूर लेना है, जो मर्जी हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, स्कॉलरशिप मिल गया गवर्नमेंट का। ज़ाहिर है खुद से अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे कि इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन। तो आई गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम जॉर्जिया टेक
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो जॉर्जिया टेक में एडमिशन हो गया। जॉर्जिया टेक टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो वो फिर एक और दुनिया थी। जब जॉर्जिया टेक में गए तो वॉज टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड। एंड उधर जाके फिर इंडस्ट्रियल में उनके कोऑप प्रोग्राम में चला गया। इंडस्ट्री में जब मैं गया तो मैं एक इरिडियम सिस्टम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये प्रोजेक्ट था कि वो इरिडियम सिस्टम के रिसीवर में उनको मसले आ रहे थे, तो मैंने उसके ऊपर काम किया। और एक और था उनका, एक यूएस एयरफोर्स का प्रोजेक्ट था, उनके सर्ज एंड रोटेटिंग स्टॉल को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे थे जेट इंजन के। तो सिर्फ उधर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो हम भी कर सकते हैं। इवन पढ़ने के बाद भी शक ही था कि यार ये जो चीज़ें आप देखते हैं अमेजिंग, कितने महंगे फ़ोन हैं हमारे, कैमराज हैं हमारे, गाड़ियाँ हैं हमारे, तो लगता है हम लोग बना ही नहीं सकते। तो उधर आई गॉट दिस कॉन्फिडेंस कि यार तो हम भी कर सकते हैं। Excellent. तो वो जो कॉन्फिडेंस था ऑफ लाइक कि ये हम भी कर सकते हैं, दैट आल्सो बेसिकली हेल्प अस टू स्टार्ट enabling technology at that time. And that's amazing कि वो आपके जो वो early years से how they have helped you shape the entire career, your career. और you're not stopping. It doesn't seem like you're gonna stop. अब माशाल्लाह आपने UET के बाद आपने केयर के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया, और इसके साथ साथ आप I think you're pretty actively contributing to the IT side of things on the policy level and the government level, right? पाशा का बताएं कि उसमें आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है? पाशा मैं आई रिमेन चेयरमैन पाशा और 2014-15 में मैं चेयरमैन पाशा बना। मुझसे पहले जो थे वो सलीम गौरी साहब थे नेटसोल के, सो ही हैंडेड ओवर पाशा टू मी एंड आई वाज इन इस्लामाबाद। तो जब मैं पाशा के चेयरमैन बना तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो पोटेंशियल कितना है पाशा में, और दूसरा हमें बहुत ज़्यादा क्लोज ना गवर्नमेंट के साथ काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज पाशा का मकसद यू आर रिप्रेजेंटिंग द इंडस्ट्री, सो यू गॉट टू वर्क वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट। तो मैं उधर 3 बोर्ड्स के अंदर था उस वक्त। मैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में एज पाशा चेयरमैन था, और मैं फाइनेंस जो है हमारी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी TDEF के बोर्ड पे था, और एक सर्विसेज काउंसिल थी उनके बोर्ड पे था। और फिर जब उस लेवल पे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला ना, इंटर्नशिप का प्रोग्राम था, CMMI के प्रोग्राम थे, बहुत सारे मैंने जो मिनिस्टर थी, अनुशे रहमान उस वक्त मिनिस्टर थी, तो वो बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस भी आगे बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर दिया। वो हर काम फिर मुझे कहती थी कि आप करें, आप ये लिखें, आप वो करें। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, और मुझे क्योंकि लगता था कि ये हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और व्हाट आई एम डूइंग इज़ फॉर द कम्युनिटी। तो फिर उसके बाद मैं जब पिछली गवर्नमेंट थी तो आई एम स्टिल, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, तो मुझे अभी भी हम थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्सेज बनी, तो आई बिकेम पार्ट ऑफ 3 टास्क फोर्सेज। एक नॉलेज इकोनॉमी की थी, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थी, एक IT एंड टेलीकम्युनिकेशन की थी। और उधर हमें जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 65 बिलियन रुपीज़ के हम खर्च करें IT के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, कि हम पाकिस्तान को एक नॉलेज इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नॉलेज इकोनॉमी की तरफ लेके जा सकें। तो डॉक्टर अताउर रहमान जो थे वो चेयरमैन थे इनमें से कुछ कमेटीज़ के, या को चेयर कर रहे थे। तो फिर बेशुमार PC1s लिखे, पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट एट स्कूल लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल, एट हायर एजुकेशन। उसके PC1s लिखे, उनको अप्रूव करवाया। फिर हमें इंडस्ट्री को किस तरह का चाहिए इनपुट, किस तरह से एक इनोवेशन फंड की ज़रूरत है, पाकिस्तान में नहीं मिलते हमें, ग्रांट्स तो मिल जाती हैं, उसके लिए PC1s लिखे। तो बेशुमार PC1s लिखकर हमने और उनको रोल आउट किया उन प्रोग्राम्स को। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वो अगर चलते तो हम बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो 1.2 बिलियन से रिपोर्टेड एक्सपोर्ट वो 2.4 हमने डबल की 2 साल में IT की एक्सपोर्ट। और मुझे ये था कि अगर हम हर 2 साल में डबल करें तो हम 10-20 बिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच सकते हैं। और पोटेंशियल भी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उसमें हमने राइट टाइप ऑफ इनपुट्स देने थे टू मेक श्योर कि पूरा इकोसिस्टम को हम सपोर्ट करें। अदरवाइज पाकिस्तान में होता है कि यू जस्ट सपोर्ट वन एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब हमें स्कॉलरशिप मिल गए, आगे हमने आके क्या करना है ये गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। तो आपको यू गॉट टू थिंक अबाउट अ सिस्टम, एन इकोसिस्टम। यू गॉट टू मेक श्योर कि पूरे को आप जब सपोर्ट करेंगे तो फिर आप रिजल्ट्स जल्दी देख लेते हैं। तो अल्लाह ने काफ़ी ज़्यादा मौका दिया। अभी भी मैं पाशा की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, और अभी जो एपिक्टा अवार्ड्स हुए थे वो मैं उसका चीफ जज था। तो उसको करने में और ऑर्गेनाइज करने में मैंने काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत अच्छे हुए। एक्सीलेंट। तो सर ये जो आपने बात किया है कि इतना माशाल्लाह ये इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था, और हम देखते हैं कि इंडिया काफ़ी तेज़ी से इसमें आगे जा रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी जो
वी हैव टू कम बैक। हमें यूजली हमारा वी टेक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, कि अभी जो पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं उसके नतीजे में मेरा ख्याल है हम उतना नहीं कर पाए। तो कैसे देखते हैं आप, इज इंडिया ऑन द राइट ट्रैक? आईटी जो है, कैन आईटी हेल्प पाकिस्तान सॉल्व पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो इकोनॉमिकल हैं हमारे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ ओनली आईटी नाउ विच कैन सॉल्व पाकिस्तान फाइनेंशियल प्रॉब्लम ओनली, ठीक है, क्योंकि आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ रिसोर्स कि आप कहें मैं टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं इस इंडस्ट्री में एक्सपेंड कर दूंगा। तो अभी जो हमारी लास्ट होप है सो टू से, वो तो आईटी है, वो तो हमारा जो ओनली रिसोर्स वी हैव इज अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दिस गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड, एंड आई मस्ट से, बिकॉज ये भी लोग यही चाहते हैं कि आईटी, तो प्राइम मिनिस्टर खुद कई दफ़ा आईटी के लोगों को बुलाया है, एचईसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि सबको ये पता है कि अगर कोई होप बाकी रह गई है इन हालात में तो वो आईटी ही है। एंड आईटी में आप डायरेक्ट डॉलर्स आते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप घर में बैठ के भी आप योरसेल्फ, योर ब्रेन, योर इंटेलेक्ट इज़ द कारखाना, तो आईटी इज़ द ओनली होप सो टू से। और तो अब ये बड़ा ज़रूरी है कि अब एक तो कंटिन्यूटी हो कि भाई जो सारे प्रोग्राम्स उस वक्त शुरू किए गए थे, लेकिन अब ज़ाहिर है पाकिस्तान में रिसोर्सेज का भी मसला है कि हाउ मच गवर्नमेंट कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन सपोर्टिंग द इकोसिस्टम। बट सेइंग दिस, आईटी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा अहम है, और हमने इंडिया की एग्जांपल देख ली तो हम उनसे मुख्तलिफ तो नहीं है इंडिया से, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। हमें हर वक्त जो है ना वो एक उसकी ज़रूरत नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज दे आर गुड एट इट, सो यू गॉट टू लर्न दैट हाउ दे आर गुड एट इट। तो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो IITs हैं वो क्यों दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, हमने क्यों नहीं उस तरह से फोकस किया, हमारी यूनिवर्सिटीज़ की लीडरशिप में क्या ऐसी कमी थी कि जो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बावजूद हम IIT के मुकाबले की कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में नहीं बना सके, ठीक है। हमें ये काफ़ी ज़्यादा सोचना है और उनके मॉडल को देखकर उससे लोकलाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इंडिया जो है वो बहुत आगे आईटी में, पिछले से पिछले साल 44 के करीब उनकी यूनिकॉर्न्स बनी थी, $44 बिलियन। उनकी कंपनीज हैं आईटी की $25 बिलियन, $35 बिलियन, और हम जलील हो रहे हैं $1 बिलियन के लिए IMF से। तो दैट टेल्स अस द होल स्टोरी कि भाई हमने अगर उस वक्त राइट फोकस किया होता, जब हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा हमें मोटरवे और डैम्स नहीं बनवाने चाहिए थे, लेकिन हमें ज़्यादा फोकस अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे करना चाहिए था। तो वो देखें, आपकी जब औलाद होती है ना, तो आप अपना पेट काट के भी उनको पढ़ाते हैं, बिकॉज यू नो कि तालीम सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपको चेंज, आपके घर के हालात को चेंज कर सकती है। सो इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ योर किड्स। एक बेचारा मजदूर भी है वो, लेकिन जब हम एज ए नेशन आते हैं ना, हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। दिस इज द लीस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन रिसोर्स, अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक सीरियस मेरा कल एक गैप है जिसको किसी तरह से फिल। तो सर ये तो हमने बड़ी हाईटेक डिस्कशन की अभी तक, अब हम आते हैं ज़रा आपकी जो सॉफ्ट साइड है माशाल्लाह, और मेरे माइंड में सोहेल बड़ाई साहब की बात आ रही है कि एक तरफ तो इतना हाई टेक कटिंग एज काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और दूसरी तरफ आप कैलीग्राफी कर रहे हैं और पोइट्री कर रहे हैं, क्या ये खुला तजाद है? तो सर थोड़ा सा हमें कोई बताएं अपनी खूबसूरत सी कोई ऐसी पोएम जिसमें कोई उम्मीद का पैगाम हो, वो शेयर करें हमारे साथ। वो भी मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। असल में मुझे ना इस आपकी बात से हसरत मोहानी साहब का एक शेर है कि है मशक़े सुखन जारी, ब्यूटीफुल, चक्की की मुशक्क़त भी, ब्यूटीफुल, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। मशक़े सुखन तो है पोइट्री विच कीप्स यू लाइव, विच कीप्स यू होपफुल, विच कीप्स यू ना एज यू आर, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये चक्की की मुशक्क़त है जो कि इस कैद में है हम, तो हमें करनी है ये मुशक्क़त, तो करनी है जब तक टिल द टाइम यू लिव। मुल्क के लिए भी ज़रूरी है कि आप जैसे लोग जो है इसके कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि शायरी जो है, मैं बल्कि सब लोगों से कहूँगा जो स्पेशली प्रोफेशनल हैं, मैंने बल्कि एक ज़माने में एक लेक्चर भी दिया था पोइट्री फॉर प्रोफेशनल्स के, किस तरह से हाउ टू लर्न, और उनकी जारगन में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की थी। तो ये अहम है मेरे ख्याल में। पोइट्री टीचेस यू अ लॉट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इट टीचेस यू हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्यूअर वर्ड्स, एंड तो आपको एक एक्सप्रेस करने का तरीका आपको सिखाती है पोइट्री के। तो मसलन एक जो मैं आमतौर पे शेयर लोगों को जिसमें होप है, क्योंकि मुझे लगता है आईटी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक बंदा भी मुल्क की किस्मत को चेंज कर सकता है।
जिस तरह से आपको पता ही है स्टीव जॉब, बिल गेट्स, ये तो एक इंडिविजुअल्स थे, छोटे से ग्रुप अपने गैराज से शुरू किया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज बना दी। मैं खाली पाकिस्तान में भी ये पॉसिबल है। तो उसके ऊपर मुझे आमतौर पे एक अपना ही जो शेर है कि साथियों तोड़ दो शब की दीवार को, साथियों तोड़ दो शब की दीवार को, कोई सूरज कहीं से निकल आएगा। वाह वाह वाह। काम मिलके करो मेहनतों से अगर, सब खजीना यहीं से निकल आएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने शब की दीवारों को तोड़ना है। बहुत सारे सूरज हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि उन्होंने इस मुल्क को रोशन करना है, और आपको नहीं पता वो कहाँ है सूरज, कहाँ से निकलेगा, बट यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज़। कि कोई है कहीं पे तो उसको अपॉर्चुनिटी हो कि वो बाहर निकले और रोशन करे इस मुल्क को इंशाल्लाह। ग्रेट सर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने अशार पढ़े हैं, और मुझे तो आपने अब एक्साइट कर दिया कि आपकी बुक भी मैं पढ़ूँगी इंशाल्लाह, आपसे लेंगे। तो सर ये जो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त नशिस्त हुई है आपके साथ, इसको हम इख्तिताम पे मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप कोई मैसेज शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के लिए, और अभी तक आपका माशाल्लाह इनके साथ वास्ता पड़ा है। जी नहीं, सब लोगों के साथ अल्लाह का शुक्र है वास्ता है, और मैसेज यही है कि ज़िंदगी में जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो करें, और अच्छा करें इंसानियत के लिए। जो चीज़ इंसानियत के लिए अच्छी होगी वो आपके मुल्क के लिए ज़रूर अच्छी होगी। अच्छा करें अपने मुल्क के लिए, कि जो चीज़ आपके मुल्क के लिए अच्छी होगी वो आपके डिपार्टमेंट, आपके इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूर अच्छी होगी। अच्छा करें इंस्टीट्यूट के लिए कि जो उसके लिए अच्छा होगा वो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर इसी को आप उल्टा कर देंगे और आप सिर्फ अपना सोचेंगे कि मैंने सिर्फ अपने लिए अच्छा करना है, तो हो सकता है वो आपके लिए तो अच्छा हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छा ना हो। आप कहेंगे मैंने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना, तो हो सकता है फैमिली के लिए तो अच्छा हो लेकिन आपके मुल्क के लिए, आपके डिपार्टमेंट के लिए अच्छा ना हो। तो जो ट्रिकलिंग डाउन है, अपनी विजन को ब्रॉड रखना, अपने दिल को बड़ा रखना, वो ज़िंदगी का सबसे अहम जो है वो चीज़ होनी चाहिए आपके लिए, कि डू बिग थिंग्स। वो आपको खुद ही फ़ायदा देगी चीज़, आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड अगर आप छोटी चीज़ें करेंगे तो आप छोटे रह जाएंगे। आप बड़ा सोचें, बड़ी चीज़ें करें, और अल्लाह ताला उसके लिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उसमें खैर होगी। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। मेरे लिए बड़ी इंजॉयबल और इंगेजिंग डिस्कशन थी ये, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपकी मुझे नहीं पता थी। सो आई गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिडंट नो बिफोर। तो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल्सो एन्जॉयड डॉक्टर साहब के साथ जो हमारी गपशप हुई है, और इनके साथ हम ये जो अपनी गपशप है इसको आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।